आज हम पढ़ेंगे भ्रूणपोष की संरचना और भ्रूणपोष का विकास इस प्रकार से होता है। ध्यान दें, अपन पहले पढ़ रहे थे भ्रूणपोष का निर्माण किस प्रकार से होगा और भ्रूणपोष किस प्रकार से बनेगा। तो हमने इसमें पढ़ा था कि जो भ्रूणकोष होगा उस भ्रूणकोष में निषेचन की प्रक्रिया होती है और निषेचन की प्रक्रिया के दौरान आप ध्यान देंगे तो इस प्रकार से भ्रूण का जो परिवर्धन होता है, तो उसमें आप देखेंगे कि भ्रूण का परिवर्धन किस प्रकार से होता है और भ्रूणकोष का निर्माण किस प्रकार से होगा। तो इसमें देखिए आप कि इसके अंदर 3 कोशिकाएं हमने देखा था, बीजांड द्वार की उपस्थित एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका। मध्य में आप ध्यान देंगे तो 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं और दोनों केंद्रक मिलकर के और आप ध्यान देंगे द्वितीय केंद्रक का निर्माण करेंगे। यानी ये दोनों केंद्रक आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे और किसका निर्माण करेंगे, द्वितीय केंद्रक का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से द्वितीय केंद्रक का निर्माण होगा। और आप ध्यान देंगे इधर अंड कोशिका है, वह अंड कोशिका के साथ में यानी परागण की क्रिया के माध्यम से जब 2 नर युग्मक होते हैं वह पराग नलिका के द्वारा यहाँ आकर के मुक्त हो जाते हैं, एक नर युग्मक और दूसरा नर युग्मक। एक नर युग्मक होगा जिसके साथ में संयोजित होगा अंड कोशिका के साथ में, दूसरा नर युग्मक होगा वो किसके साथ में संयोजित होगा। तो इसमें 2n केंद्रक था, उसमें से दूसरा नर युग्मक था, वह दूसरा नर युग्मक किसके साथ संयोजित हो जाता है। तो इस प्रकार से एक नर युग्मक होगा, वह नर युग्मक इस द्वितीय केंद्र के साथ में संयोजित हो जाएगा और द्वितीय केंद्र के साथ में संयोजित होने के फलस्वरूप आपको ध्यान रखना है किसका निर्माण होगा। तो आप ध्यान देंगे त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से किसका निर्माण होगा, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण होता है और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होगा। इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से ही आगे जाकर किसका निर्माण होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से संरचना होगी वो कैसी होगी, त्रिगुणित होती है, ये हमें ध्यान रखना है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, त्रिशल्यन कहा जाता है। तो निषेचन के दौरान क्या होगा, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो आप देखेंगे कि आवर्तबीजी पादपों में जो भ्रूणपोष का निर्माण होता है वह प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से होता है, यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक ही होगा, वो आगे जाकर किसका निर्माण करेगा, भ्रूणपोष का निर्माण करेगा, अंडवस्पर्म का निर्माण करेगा। तो आप ध्यान देंगे कि आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष का निर्माण प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से होता है। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होगा, इसका निर्माण कब होता है, निषेचन के दौरान इनका निर्माण होता है, यानी कब होगा, निषेचन के दौरान। और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है वो किस प्रकार का होता है, त्रिगुणित होता है और त्रिगुणित होने के फलस्वरूप आप ध्यान देंगे तो ये आप जो है वो आपको ध्यान रखना है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक निर्माण होगा। वहीं अपन बात करेंगे जिम्नोस्पर्म की। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर आप देखते हैं कि ये भ्रूणपोष बनेगा, वो भ्रूणपोष निषेचन से पहले बन जाता है और निषेचन से पहले बनने के कारण से कैसा होता है, अगुणित होता है। जबकि आप ध्यान देंगे तो द्विबीजपत्री पादप होते हैं या एक बीजपत्री पादप होते हैं, उनके अंदर आप देखते हैं तो भ्रूणपोष होता है वो कैसा होता है, त्रिगुणित प्रकार का होता है। जबकि जिम्नोस्पर्म के अंदर किस प्रकार का होगा, तो अगुणित प्रकार का होता है। अब देखो क्या होता है, ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होगा, उसमें बार-बार समसूत्री विभाजन होंगे और इसमें क्या होगा, बार-बार समसूत्री विभाजन होंगे। यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में बार-बार कौन से विभाजन होंगे, समसूत्री विभाजन। और बार-बार समसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप आप ध्यान देंगे तो आपको देखना उत्तक का निर्माण होगा और उस उत्तक को हम क्या कहेंगे, भ्रूणपोष उत्तक। क्या कहेंगे, भ्रूणपोष उत्तक, जिसमें अधिक मात्रा में पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। और ये क्या करता है, भ्रूण के विकास के दौरान पोषण प्रदान करता है। तो भ्रूण के विकास के दौरान ये क्या करेगा, विकास के दौरान पोषण प्रदान करता है। तो ये इस प्रकार से आप ध्यान देंगे किसके बारे में, भ्रूणपोष के विकास के बारे में। तो आप प्रारंभिक रूप से ध्यान रखेंगे कि भ्रूणपोष किसे कहते हैं और ये क्या काम करता है। तो उसमें आप देखेंगे कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो कि निषेचन के दौरान द्वितीय केंद्रक एवं एक नर युग्मक के संलयन के फलस्वरूप निर्मित होता है, उस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को हम त्रिशल्यन कहा जाता है। जबकि जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर, अनावर्तबीजी पादपों के अंदर भ्रूणपोष का निर्माण होता निषेचन से पहले हो जाता है, इस कारण से अगुणित होता है। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है, उसमें बार-बार समसूत्री विभाजन होंगे जिसके फलस्वरूप भ्रूणपोष उत्तक का निर्माण होता है। यह भ्रूणपोष उत्तक होता है वह भ्रूण के विकास के दौरान पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। अब इसके बाद में इन केंद्रकों के अंदर विभाजन किस प्रकार से होता है, उस विभाजन के आधार पर जो है वो आपको ध्यान रखना 3 प्रकार का होता है। तो विकास के आधार पर भ्रूणपोष कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का होता है। ध्यान दें, विकास के आधार पर
विकास के आधार पर भ्रूणपोष 3 प्रकार का होता है। भ्रूणपोष कितने प्रकार का होता है? तो आप ध्यान देंगे भ्रूणपोष 3 प्रकार का होता है, ये हमें ध्यान रखना है। विकास के आधार पर भ्रूणपोष कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का। कौन कौन से ध्यान रखने? पहला आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है केंद्रकीय प्रकार का, न्यूक्लियर टाइप का या मुक्त केंद्रकीय भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से पहला प्रकार कौन सा है? केंद्रकीय या न्यूक्लियर प्रकार का। दूसरा प्रकार हमें ध्यान रखना है वो कोशिकीय प्रकार का। कौन सा ध्यान रखना है आपको? कोशिकीय। और तीसरा टाइप आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है हेलोबियल प्रकार का। कौन सा ध्यान रखना है? हेलोबियल प्रकार का। तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे तो 3 प्रकार का भ्रूणपोष देखा जाता है। कौन कौन सा है? केंद्रकीय प्रकार का, कोशिकीय प्रकार का और तीसरा कौन सा है? हेलोबियल प्रकार का होता है। तो आवर्तविधि पात्रों के अंदर भ्रूणपोष होता है वो विकास के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अब सबसे पहली बात करते हैं हम कौन सा? केंद्रकीय भ्रूणपोष। कौन सा होगा? केंद्रकीय भ्रूणपोष या केंद्रकीय भ्रूणपोष को हम कहेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म या इसे हम क्या कहते हैं? तो मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष भी कहा जाता है। अब ध्यान दें इस भ्रूणपोष का विकास किससे प्रारंभ होगा? तो वही ध्यान रखना आपको कि ये कोशिका बनती है और उस कोशिका को हम क्या कहते हैं? त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। यानी ये 3N है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से किसका निर्माण हुआ? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का निर्माण होता है। प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का निर्माण होगा। प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का निर्माण होगा और प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका होती हैं, ये ध्यान देंगे तो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका होती है, ये कैसी होती है? त्रिगुणित होती है। और इस त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका होती है उसके अंदर 3 केंद्रक है और ये कोशिका द्रव्य इस प्रकार से उपस्थित है। अब इसमें क्या होगा? तो आपको ध्यान रखना है बार बार मुक्त केंद्र के समसूत्री विभाजन होंगे। यानी इसमें कैसा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन। और कैसा समसूत्री विभाजन होगा? तो आपको इसमें समसूत्री जो विभाजन होता है वह विभाजन मुक्त केंद्रकीय प्रकार का होता है। किस प्रकार का होगा? मुक्त केंद्रकीय प्रकार का होता है। तो मुक्त केंद्रकीय प्रकार का समसूत्री विभाजन होगा। अर्थात इस प्रकार के विभाजन में केवल केंद्र का विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है और जिसके कारण से बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण इसमें हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो है बार बार कौन सा विभाजन हो रहा है? मुक्त केंद्रकीय समसूत्री विभाजन हो रहा है। और मुक्त केंद्रकीय समसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप आप देखेंगे तो ये किस प्रकार की संरचना बन जाएगी? तो बहुकेंद्रकीय संरचना का निर्माण हो जाता है। यानी इसके अंदर बार बार क्या हुआ? समसूत्री विभाजन हुआ और बार बार समसूत्री विभाजन होने से क्या बन गए? बहुत सारे केंद्रकों का इसमें निर्माण हो जाता है। यानी इसमें क्या बन जाएंगे? बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, इसके अंदर क्या बन जाएंगे? बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं। पर कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। तो आप देखेंगे कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में बार बार समसूत्री विभाजन होते हैं और इस प्रकार के समसूत्री विभाजन में केवल कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होगा, केवल केंद्रक का विभाजन होगा। और इस प्रकार के विभाजन को हम क्या कहते हैं? मुक्त केंद्रकीय विभाजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहा जाता है। तो मुक्त केंद्रकीय विभाजन होगा और मुक्त केंद्रकीय विभाजन होने के फलस्वरूप बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं और उसे हम क्या कहते हैं? मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष कहा जाता है। तो इस प्रकार के भ्रूणपोष को हम क्या कहेंगे? मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष कहा जाता है। तो इस प्रकार से मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है। अब मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष निर्माण होने के बाद में इसके मध्य एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है जिसके कारण से जो केंद्रक है वो परिधि पर व्यवस्थित हो जाते हैं। यानी ये भ्रूणपोष है, उस भ्रूणपोष के मध्य क्या बन जाएगी? एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है और बड़ी रिक्तिका बन जाने के कारण से जो है वो आपको ध्यान रखना, बड़ी रिक्तिका बन जाती है और रिक्तिका बनने के कारण से केंद्रक कहाँ व्यवस्थित हो जाते हैं? परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं। यानी केंद्रक इस प्रकार से कहाँ व्यवस्थित हो जाएंगे? तो परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं। तो ये केंद्र कहाँ की ओर व्यवस्थित हो गई? परिधि पर व्यवस्थित हो जाते हैं। यानी मध्य रूप से क्या बन जाती है? एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है और रिक्तिका बन जाने के कारण से जो है वो आपको क्या ध्यान रखना है? केंद्रक होंगे वो परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं। फिर अंतिम रूप से जब अंतिम अवस्था में होती है तो इसमें कोशिका भवन होता है, सेलुलराइजेशन हो जाता है। यानी वो आपको ध्यान रखना है, अंतिम रूप से इसमें क्या हो जाएगा? कोशिका भवन हो जाता है, सेलुलराइजेशन हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है इस प्रकार से, और जो अंतिम रूप से क्या हो जाएगा? कोशिका भवन हो जाता है। और उसके बाद में ये आप ध्यान देंगे तो रिक्तिका है बीच में और आप ध्यान देंगे तो इस प्रकार से
ये हमें ध्यान रखना है। और ये केंद्रक थे, इन केंद्रकों में धीरे धीरे क्या हो जाता है, कोशिका भवन यहाँ प्रारंभ हो जाता है, यानी कोशिक भित्ति बनना प्रारंभ हो जाती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। और कुछ अवस्था इस प्रकार की भी दिखाई देगी, तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, कोशिका भवन क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, कोशिका भवन इसमें हो जाता है, यानी ये आप ध्यान देंगे कोशिका भवन हो जाता है, इसमें कोशिकीय भ्रूणपोष का भाग हो जाता है। तो ये संरचना कैसी बन जाएगी, कोशिकीय, तो अंतिम रूप से कोशिकीय बन जाता है। पहले आप ध्यान देंगे कैसा होता है, मुक्त केंद्रीय विभाजन होते हैं, और इस प्रकार का भ्रूणपोष होगा उसे हम क्या कहेंगे, मुक्त केंद्रीय प्रकार का भ्रूणपोष कहा जाता है। आप देखेंगे कि आवर्तबीजी पात्रों के 56% कुलों में इस प्रकार का देखा जाता है, 56% कुलों में, आवर्तबीजी के 56% कुलों में इस प्रकार का देखा जाता है। तो ये उदाहरण अपन ध्यान रखना, आवर्तबीजी पात्रों के 56% कुलों में इस प्रकार का देखा जाता है। और आप ध्यान देंगे तो उसका उदाहरण देख सकते हैं। अच्छा, नारियल, नारियल में आप देखते हैं कि नारियल के अंदर जो खाने योग्य भाग होता है वो भ्रूणपोष होता है, और नारियल में आप देखते हैं तो अंदर की ओर उपस्थित जो तरल पदार्थ होता है उस तरल पदार्थ वो क्या है, भ्रूणपोष है, और उसे हम द्रवित भ्रूणपोष या द्रव भ्रूणपोष कहा जाता है, लिक्विड एंडोस्पर्म कहा जाता है। तो द्रवित या द्रव भ्रूणपोष है उसका उदाहरण कौन है, नारियल है। और नारियल के अंदर केंद्रक होते हैं वो उस द्रवित पदार्थ के अंदर तैरते हुए उपस्थित होते हैं, और इस प्रकार की जो होता है लास्ट अंतिम स्टेज होती है उस समय हमें कोशिका भवन हो जाता है, और कोशिका भवन हो जाने के फलस्वरूप हमें गिरी प्राप्त होती है, नारियल जिसे हम कहते हैं। तो इस प्रकार से गिरी या नारियल हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये इस प्रकार से जो सबसे बेस्ट उदाहरण है वो किसका है, केंद्रीय भ्रूणपोष का उदाहरण है नारियल। ये हमें ध्यान रख सकते हैं, नारियल में द्रव भ्रूणपोष या लिक्विड प्रकार का एंडोस्पर्म देखा जाता है। तो ये पहला प्रकार हो गया, वो कौन सा हो गया, केंद्रीय प्रकार का भ्रूणपोष हो गया, ये हमें ध्यान रखना है। अब उसके बाद में हम दूसरा प्रकार देखेंगे, वो कौन सा ध्यान रखना है आपको, कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष। तो सेकंड ध्यान दें, कोशिकीय प्रकार का। देखो इसमें एक वैज्ञानिक थे डेविस, और डेविस नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कुल 288 कुलों का अध्ययन किया था, और 288 कुलों का अध्ययन करने के बाद में इन्होंने देखा कि 171 फैमिली के अंदर, यानी उसमें से इन्होंने 250 के आसपास आंकड़े वर्तमान उपलब्ध है, और उस आंकड़ों में आप देखते हैं कि 250 के आसपास है, 250 जो है उनमें से 171 फैमिली के अंदर तो किस प्रकार का है, तो 171 फैमिली के अंदर केंद्रीय भ्रूणपोष देखा गया। जबकि इन्होंने देखा था उसमें आप ध्यान देंगे जो 72 फैमिलीज है उनके अंदर इस प्रकार का जो है कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष देखा गया, जबकि 17 फैमिली के अंदर जो कि हेलोबियल गण के सदस्य हैं उनके अंदर किस प्रकार का होता है, हेलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष देखने को मिलता है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब उसके बाद में सेकंड हमें ध्यान रखना है कौन सा, कोशिकीय भ्रूणपोष। कौन सा ध्यान रखना है, सेलुलर एंडोस्पर्म या कोशिकीय भ्रूणपोष। तो सेकंड ध्यान दें, कोशिकीय भ्रूणपोष या जिसे हम क्या कहेंगे, सेलुलर एंडोस्पर्म। तो कोशिकीय भ्रूणपोष या सेकंड कौन सा हो जाएगा, सेलुलर एंडोस्पर्म। अब देखो इसमें क्या ध्यान रखना है, इस प्रकार का भ्रूणपोष होता है उसमें केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन भी होगा, यानी ये प्राथमिक जो भ्रूणपोष केंद्रक है उस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में इस प्रकार से ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, और इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के अंदर त्रिगुणित केंद्रक उपस्थित है, और इसका कोशिका बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स कहेंगे। और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स होती है वो किस प्रकार की होती है, त्रिगुणित होती है, और इसमें जो प्रथम विभाजन होता है वह अनुप्रस्थ विभाजन होता है, और या फिर कुछ बातों में अनुदैर्ध्य भी होगा, वो अलग अलग प्रकार के हैं, आपको वैसे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद में ध्यान दें इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप आप ध्यान देंगे तो समसूत्री विभाजन के साथ साथ इसमें क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है जो कोशिका द्रव्य का विभाजन भी साथ में होगा। ये इसका भ्रूण है, तो ये हमें ध्यान रखना भ्रूण है, यहाँ भी आप ध्यान रख सकते हैं ये भ्रूण है, यहाँ पर उपस्थित होता है ये भ्रूण है, और पूरे में अंतिम रूप से भी यहाँ पर भ्रूण उपस्थित होगा, ये भ्रूण का परिवर्धन भी साथ साथ में होता है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये भ्रूण है, ये हमें ध्यान रखना है। अब ध्यान दें इसमें जो है वो प्रथम विभाजन होने के फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनती हैं, और 2 कोशिकाएं इस प्रकार से बनेगी, ये हमें ध्यान रखना है। प्रथम विभाजन हुआ और इससे कितनी कोशिकाएं बन गई, 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, और साथ में आपको ध्यान रखना है ये भ्रूण उपस्थित है, द्विकोशिकीय अवस्था बन जाती है। द्विकोशिकीय अवस्था बनने के बाद में फिर से इसमें क्या होगा, विभाजन होगा। तो इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन भी साथ में होता है, यानी केंद्रक विभाजन के साथ साथ क्या होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन भी होता है। अब उसके बाद में ध्यान दें अगले चरण में क्या होगा, तो इसमें आप फिर से देखेंगे कि इस प्रकार से केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन दोनों एक साथ होते हैं। ये इस प्रकार से
केंद्रक का विभाजन हुआ, 2 केंद्रक बन गए और आप ध्यान देंगे तो इस प्रकार से कुल केंद्रकों की संख्या 4 बन गई, 2 से समसूत्री बनने से 4 केंद्रक बन गए। फिर उसके बाद में लगातार विभाजन होगा और जिसके फलस्वरूप आपको ध्यान रखना है किसका निर्माण होगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है, बार बार समसूत्री विभाजन होंगे और कोशिकीय प्रकार के भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है। तो कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष बन जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से देखिए आप, ये पूरा भ्रूणपोष बन जाता है और भ्रूणपोष में बीच में एक रिक्तिका भी उपस्थित होती हैं और उसके बाद में आप ध्यान देंगे तो इसमें ये इस प्रकार से भ्रूण उपस्थित है, ये भ्रूण है, एम्ब्रियो उपस्थित है, भ्रूण एम्ब्रियो, और इसकी पूरी संरचना वो किस प्रकार की होगी, कोशिकीय प्रकार की होती हैं। यानी पूरी आंतरिक संरचना किस प्रकार की होगी, कोशिकीय प्रकार की होती है। तो इसकी आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार की होगी, कोशिकीय प्रकार की होती है, सेलुलर प्रकार की होती है। यानी सेलुलर टाइप्स का प्रकार का भ्रूणपोष यहाँ देखने को मिलता है। अब ध्यान दें, इस प्रकार के भ्रूणपोष में कई बार क्या होता है कि ऑस्टोरियम का निर्माण होता है, सूचकांक का निर्माण भी हो जाता है। तो इस प्रकार के भ्रूणपोष होगा उसमें किसका निर्माण हो जाता है, सूचकांक या ऑस्टोरियम का निर्माण हो जाता है। तो ये संरचना है जिसमें केंद्रक भी उपस्थित होते हैं, मुक्त केंद्रकीय हो सकता है और इस प्रकार का होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्टोरियम या सूचकांक कहा जाता है। तो इस प्रकार से सूचकांक या ऑस्टोरियम का निर्माण हो जाता है, ऑस्टोरियम का निर्माण हो जाएगा। और ये पूरा भ्रूणपोष है वो किस प्रकार का है, कोशिकीय भ्रूणपोष है। किस प्रकार का भ्रूणपोष है, कोशिकीय भ्रूणपोष है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार का भ्रूणपोष होगा उसे हम क्या कहेंगे, कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष कहा जाता है। ऐसा किसमें देखा जाता है, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का होता है, वह किन किन पात्रों में देखा जाता है। तो एक आप उदाहरण ध्यान रख सकते हैं, इस प्रकार का ग्रेविया रोबुस्टा में देखा जाता है। किस प्रकार का देखा जाता है, किसमें देखा जाता है, ग्रेविया रोबुस्टा में इस प्रकार का देखा जाता है, या वर्बेस्कम में इस प्रकार का देखा जाता है। तो इस प्रकार से वर्बेस्कम में भी इस प्रकार का देखा जाता है। तो ग्रेविया रोबुस्टा, वर्बेस्कम इत्यादि जो आवर्तबीजी पात्रों की 72 फैमिली है, 72 फैमिली जो उसके अंदर इस प्रकार का देखा जाता है। तो ये सेकंड टाइप का हो गया, कौन सा, कोशिकीय भ्रूणपोष, ये हमें ध्यान रखना है। अब उसके बाद में थर्ड ध्यान दें, वो आपको ध्यान रखना है, थर्ड प्रकार का होता है जिसे हम क्या कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है हेलोबियल प्रकार का। कौन सा कहेंगे, हेलोबियल, हेलोबियल भ्रूणपोष, यानी थर्ड प्रकार का भ्रूणपोष है जिसे हम किस नाम से जाना जाता है, हेलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार का भ्रूणपोष होता है वो उपरोक्त दोनों प्रकार के भ्रूणपोषों का मिश्रण होता है, दोनों के एक साथ उपस्थित होते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक था और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक वो कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से प्राथमिक एंडोस्पर्म सेल्स का निर्माण होगा और प्राथमिक एंडोस्पर्म सेल्स होगी ये कैसी होगी, त्रिगुणित होती हैं। अब उसके बाद में इसमें पहला विभाजन होगा वो कैसा होगा, समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन होगा वो किस प्रकार होगा, अनुप्रस्थ होता है। और अनुप्रस्थ और असमान होगा, असमान विभाजन होगा, यानी एक कोशिका बड़ी बनेगी एक छोटी कोशिका बने, असमान अनुप्रस्थ विभाजन होता है। इसमें किस प्रकार का विभाजन होगा, असमान अनुप्रस्थ विभाजन होता है। और असमान अनुप्रस्थ विभाजन होने के फलस्वरूप आप ध्यान देंगे तो इससे 2 कोशिकाएं बनती हैं। एक कोशिका बनती है निभागीय सिरे की ओर, छोटी कोशिका, और एक कोशिका बड़ी कोशिका बनती है। और बड़ी कोशिका बनेगी वो किस सिरे की ओर बनती है, तो आपको ये ध्यान रखना है, 2 कोशिकाएं बनेगी, एक बनेगी वो आपको ध्यान रखना बीजांड द्वारीय सिरे की ओर, और बीजांड द्वारीय सिरे की ओर जो कोशिका बनेगी जिसे हम क्या कहेंगे, तो आपको बीजांड द्वारीय सिरे की ओर बनती है उसे हम बीजांड द्वारीय कोशिका कहेंगे। तो इस प्रकार से एक कोशिका बनेगी, दूसरी कोशिका बनेगी वह चैलेजल एंड की ओर बनती है। तो इस प्रकार से चैलेजल एंड की ओर कोशिका बनेगी और दूसरी कोशिका कौन सी बनती है, तो आपको ध्यान रखना बीजांड द्वारीय कोशिका बनती है। और इस प्रकार से चैलेजल चैम्बर का निर्माण हो जाएगा, चैम्बर का निर्माण हो जाएगा। और इधर बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, बीजांड द्वारीय सिरे की ओर माइक्रोपाइलर चैम्बर का निर्माण हो जाएगा, यानी माइक्रोपाइलर चैम्बर बन जाता है। 2 चैम्बर बन जाते हैं, एक बड़ा और एक छोटा चैम्बर बन जाता है। अब उसके बाद में ध्यान दें, इसमें से जो बीजांड द्वारीय जो सिरा है उस सिरे की ओर, उस छोर की ओर उपस्थित कोई केंद्रक होगा, उस केंद्रक में आगे के विभाजन होंगे, उसमें केंद्रक विभाजन एवं कोशिका द्रव्य विभाजन दोनों साथ साथ में होंगे। जबकि आप ध्यान देंगे चैलेजल एंड की ओर उपस्थित निभागीय जो सिरा है उस सिरे की ओर उपस्थित जो केंद्रक है उसमें केवल मुक्त केंद्रकीय विभाजन होते हैं। तो इस प्रकार की
स्थिति आपको देखने को मिलेगी, यानी आप ध्यान देंगे तो इस प्रकार का होगा, उसमें ये स्थिति आपको देखने को मिलती है। ये इसका भ्रूण है, ये हमें ध्यान रख सकते हैं। अब देखो इसमें क्या हो गया, तो आपको ध्यान रखना है, जो 2 चैम्बर बन गए और एक चैम्बर जो कि कहाँ पर उपस्थित है, निभाग की ओर, और निभागीय चैम्बर में किस प्रकार का होगा, निभागीय शोर में आप ध्यान देंगे तो मुक्त केंद्रकीय विभाजन होता है। जबकि आप ध्यान देंगे ऊपर का जो सिरा है, ऊपर का सिरा होगा वो कौन सा होता है, तो आप क्या ध्यान देंगे, ऊपर का सिरा है वो सेलुलर होगा, यानी उसके अंदर क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है केंद्रक विभाजन एवं कोशिका द्रव्य विभाजन दोनों साथ साथ में होते हैं। केंद्रक विभाजन भी होगा और साथ में क्या होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन भी होगा। तो इस प्रकार से होगा, उसे हम क्या कहेंगे, कोशिकीय। ये स्थिति होगी उसे हम क्या कहेंगे, कोशिकीय। यानी कोशिका विभाजन में केंद्रक विभाजन एवं कोशिका द्रव्य विभाजन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ में होती हैं। और यहाँ पर आप ध्यान देखिए मुक्त केंद्रकीय होता है, यहाँ पर किस प्रकार का होगा, मुक्त केंद्रकीय होता है। तो दोनों परिस्थितियां एक साथ देखी जाती हैं, तो इस प्रकार के भ्रूणपोष को हम क्या कहेंगे, हेलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष कहा जाता है। यानी इस प्रकार का भ्रूणपोष होगा वो किस प्रकार का, कोशिकीय एवं केंद्रकीय दोनों प्रकार का होता है। और ये किसमें देखा जाता है, तो आप देखेंगे कि इस प्रकार का भ्रूणपोष होता है वह हेलोबियल गण के सदस्यों में देखा जाता है। तो ये इस प्रकार से आप ध्यान देंगे तो भ्रूणपोष होता है, उसका परिवर्तन होता है वो निम्न 3 प्रकार से हो सकता है। अब उसके बाद में ध्यान दें इसके महत्व क्या क्या है उस बारे में बात करते हैं। तो इसका महत्व या इंपॉर्टेंस क्या है उस बारे में बात करें तो 3 इंपॉर्टेंस आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंस ध्यान रख सकते हैं, पहला इंपॉर्टेंस ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार की जो भ्रूणपोष की कोशिका होती हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, या आप ध्यान देंगे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के अतिरिक्त जो वसा होती हैं वह अधिक मात्रा में उपस्थित होती हैं, जो कि परिवर्तित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो पहला में तो आपको क्या ध्यान रखना है, भ्रूणपोष के अंदर अधिक मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा इत्यादि पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, जो कि परिवर्तित होते हुए, विकसित होते हुए भ्रूण होता है उस भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। एक महत्व। दूसरा महत्व आपको ध्यान रखना है कि भ्रूणपोष होता है उस भ्रूणपोष के माध्यम से आपको ध्यान रखना है कई बार होस्टोरियम का निर्माण हो जाता है, सूचकांक का निर्माण हो जाता है। और भ्रूणपोष में बनने वाला सूचकांक होता है यह भ्रूणपोष खुद से और भ्रूणपोष के बाहर स्थित जो कोशिकाएं होती हैं उन बाहर की कोशिकाओं से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में भी सहायता करता है। तो दूसरा महत्व आपको ध्यान रखना है। तीसरा महत्व कि बीज के अंकुरण के लिए, बीज जब अंकुरित होता है तो उसमें प्रारंभिक जो पोषण प्रदान करते हैं वह आपको ध्यान रखना है एक बीज पत्रियों में किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है एंडोस्पर्म के द्वारा, भ्रूणपोष के द्वारा। देखो कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें भ्रूणपोष होता है वो परिवर्धन के दौरान, भ्रूण के परिवर्धन के दौरान उपयोग कर लिया जाता है, तो वो तो अभ्रूणपोषी बीज होंगे उसमें तो नहीं होगा। पर एक बीजपत्री पादप होते हैं जैसे गेहूं है, मक्का है, इन पादपों में आप देखेंगे तो इन पादपों के अंदर भ्रूणपोष होता है वो शेष रहता है, और जब बीज का अंकुरण होगा उस समय पोषण प्रदान करने का कार्य भी कौन करेगा, भ्रूणपोष करता है। तो ये इस प्रकार से था एक हमारा टॉपिक भ्रूणपोष, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल इसका पूछा भी जाता है, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एक बार वापस से सुन लीजिए भ्रूणपोष, तो आप क्या ध्यान देंगे, तो आपको ध्यान रखना है निषेचन के दौरान द्वितीय केंद्रक एवं एक नर युग्मक आपस में त्रिशलन की प्रक्रिया के माध्यम से किसका निर्माण करेंगे, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण करते हैं। और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होगा उसी से किसका निर्माण होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। आवर्त विधि पादपों में भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन के दौरान हो जाता है, इस कारण से एक ऐसा होता है त्रिगुणित होता है क्योंकि 3 अगुणित केंद्रक सलित होते हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म के अंदर अनावर्त विधियों के अंदर देखेंगे तो भ्रूणपोष अगुणित होता है क्योंकि वह निषेचन से पहले बन जाता है। उसके बाद में आपको देखना है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होगा, उसमें बार बार समसूत्री विभाजन होते हैं जिससे भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण हो जाता है। ये भ्रूणपोष उत्तक का निर्माण हो जाता है, और ये भ्रूणपोष उत्तक होगा भ्रूण के विकास के दौरान पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। अब उसके बाद में आप ध्यान देंगे कि विकास के आधार पर भ्रूणपोष होता है वो 3 प्रकार का होता है, केंद्रकीय, कोशिकीय एवं हेलोबियल। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है केंद्रकीय भ्रूणपोष। इस प्रकार का भ्रूणपोष होता है उसमें आप प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में बार बार समसूत्री विभाजन होते हैं। इस प्रकार के विभाजन में केंद्रकों का विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है, तो उसे मुक्त केंद्रकीय विभाजन कहते हैं। और मुक्त केंद्रकीय फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने के फलस्वरूप बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं और इस प्रकार के भ्रूणपोष को मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष कहा जाता है। उसके पश्चात में इन मध्य भाग में, इस भ्रूणपोष के मध्य भाग में रिक्तिका के निर्माण हो जाने के कारण से ये केंद्रक है वो परिधि की ओर विन्यासित हो जाते हैं। फिर तथा अंतिम अवस्था के अंदर इनमें
कोशिका भवन प्रारंभ हो जाता है, कोशिकीय की अवस्था निर्माण हो जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको ध्यान रखना नारियल। नारियल में द्रवित प्रकार का भ्रूणपोष देखने को मिलता है। नारियल पानी है वो वास्तव में क्या है, एक प्रकार का एंडोस्पर्म है, लिक्विड एंडोस्पर्म है। और ये नारियल है उसके अंदर जो गिरी बनती है वो भी सेलुलराइजेशन के फलस्वरूप बनती है। और आवर्तबीजी पादपों के 56% कुलों में इस प्रकार का देखा जाता है। डेविस के अध्ययन क्या था, वो 288 कुलों में क्या था, उन्होंने देखा कि 250 कुल का आंकड़े उपलब्ध है। उनमें उन्होंने बताया कि 171 कुलों के अंदर तो किस प्रकार का होता है, तो 171 कुलों के अंदर तो आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है इस प्रकार का केंद्रीय प्रकार का न्यूक्लियर प्रकार का देखा जाता है। जबकि 72 फैमिलीज के अंदर आप ध्यान देंगे तो आपको कोशिकीय प्रकार का देखने को मिलेगा और 17 फैमिली के अंदर हेलोबेल प्रकार का देखने को मिलता है। फिर सेकंड कोशिकीय भ्रूणपोष। इस प्रकार के भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है, उसमें केंद्रक विभाजन एवं कोशिका द्रव्य विभाजन दोनों साथ साथ में होते हैं, जिसके कारण से जो भ्रूणपोष है वह प्रारंभिक अवस्था से लेकर के अंतिम अवस्था तक कोशिकीय बना रहता है। इस प्रकार के भ्रूणपोष में सूचकांक या होस्टोरियम का निर्माण होता है जो कि पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सहायक होता है। क्लियर। उसके बाद में अगला हेलोबियल प्रकार का, इस प्रकार का भ्रूणपोष होता है वह कोशिकीय एवं केंद्रकीय दोनों प्रकार के भ्रूणपोष का मिश्रित रूप है। इनमें जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है उसमें समसूत्री विभाजन होगा वह, और उसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा वह असमान प्रकार का अनुप्रस्थ विभाजन होगा। और अनुप्रस्थ विभाजन होने से दो प्रकार के आपको ध्यान रखना, दो चैम्बर बन जाते हैं और एक चैम्बर बनता है, एक प्रकोष्ठ बनता है वह बीजांड द्वारीय सिरे की ओर बनता है जिसे हम बीजांड द्वारीय प्रकोष्ठ कहेंगे। दूसरा प्रकोष्ठ बनता है जो कि निभागीय सिरे की ओर बनता है जिसे हम चैलेजल चैम्बर या निभागीय प्रकोष्ठ कहा जाता है। इन दोनों प्रकोष्ठों के निर्माण के बाद में जो बीजांड द्वारीय सिरे की ओर उपस्थित जो प्रकोष्ठ है बीजांड द्वारीय प्रकोष्ठ, इस बीजांड द्वारीय प्रकोष्ठ में तो कोशिकीय विभाजन होगा, यानी इसमें आप ध्यान देंगे तो कोशिका द्रव्य का विभाजन भी साथ साथ में होता है केंद्रक विभाजन के। जबकि यहाँ आप ध्यान देंगे तो केवल मुख्य केंद्रक विभाजन होगा जिसके फलस्वरूप मिश्रित प्रकार का भ्रूणपोष निर्मित होता है। तो ये इस प्रकार से आप ध्यान देंगे तो 3 प्रकार का भ्रूणपोष का विकास या परिवर्धन देखा जाता है। फिर उसके बाद में अपन को 3 महत्व ध्यान रखना है। थैंक यू।